हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके प्रीवियस वीडियोस में इसके पहले के लेक्चर्स को मैंने दिखा दिया स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के क्षेत्र में। इस वीडियोज़ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है और 1970 के दशक के बाद से कैसी स्थिति रही थी जब हरित क्रांति भारत में आ गया था। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1943 के बाद से, जो कि बंगाल में अकाल पड़ा था, उसके बाद से भारत में कोई भी अकाल की स्थिति उस प्रकार से नहीं पड़ी जिसमें कि एक बहुत ही बड़े स्तर पर व्यापक जन और धन की हानि हुई हो। कोई भी विपरीत मौसम दशाओं के बावजूद भी कोई भी अकाल नहीं पड़ा है। कब से? 1970 के दशक के प्रारंभ से हरित क्रांति के आने के बाद आपका पड़ा। इससे हुआ क्या कि भारत देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत में अनेक फसलों को उगाया जाता है। इस वजह से भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान ख़ास तौर पे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। कह सकते हैं कि भारत में फसलों की विविधता होने के कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों के दौरान भारत आत्मनिर्भर बन गया है। और सरकार के द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई इस खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद या अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इसमें मेन क्या है? सरकार द्वारा रोल अदा किया गया सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था। इसके कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित होगी। इसमें पहला जो घटक है, कारण है, वो है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडी सिस्टम। इसके पहले बफर स्टॉक। तो हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से हमारा भारत में खासतौर पे खाद्य की सुरक्षा की स्थिति में हम सबल हो पाएँ। अब देखने का प्रयास करते हैं आखिर में बफर स्टॉक क्या है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ये कुछ ग्राफ दे रखा है। भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में यहाँ पर दे रखा है उत्पादन, जो कि जब भी मैप देखते हैं तो इसका दो तरीका होता है, एक वाई एक्सिस और यह एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि 1960-61 के दशक में हमारा जो उत्पादन था वो 80 करोड़ टन था। ये आंकड़ा धीरे धीरे हर साल बढ़ते ग्राफ सन 2010-11 में ये आंकड़ा 245 करोड़ टन का हो गया। और इसके बाद से तब से ग्राफ लगातार बढ़ते, कुछ घटते, बढ़ते, फिर घटते, बढ़ते, इसको लगातार बढ़ते इस समय वर्तमान में 2019-20 का आंकड़ा है, ये पहुंच गया है 297 तक। कहाँ तक पहुँच गया? 297 करोड़ टन तक पहुँच चुका है। ये 2019-20 का आंकड़ा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बफर स्टॉक अब क्या है, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखें और समझें। बफर स्टॉक है क्या? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, फुल फॉर्म होता है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से सरकार अनाज, गेहूँ और चावल का भंडारण करती है। तो बफर स्टॉक डेफिनेशन पूछेगा वो, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। FCI अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में, अर्थात ऐसे राज्य जहां पर उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वहां के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमत दी जाती है, अर्थात सरकार क्या करती है, किसानों को उनकी फसल बोने से पूर्व ही उनकी फसलों के लिए कीमतों को डिक्लेयर कर घोषित कर देती है। इस प्रकार के घोषित मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा कर देती है। मैंने पहले ही कह चुके, सरकार इसमें पहले ही डिक्लेरेशन कर देती है। अब सरकार इन खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखती है। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो इसके पीछे कारण ये है, सरकार बफर स्टॉक बनाती है ऐसा इसलिए ताकि कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था की जा सके। मेन समझना है, हमें समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं, हमें समाज के गरीब वर्गों के लिए, वो भी बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्यवस्था करना। जिस कीमत पर की जा रही है उसी कीमत को हम निर्गम कीमत कहते हैं, या इंग्लिश में इशू प्राइस कहते हैं। इशू प्राइस अर्थात किस प्राइस पर सरकार ने उन अनाजों का वितरण गरीब वर्गों के लिए किया है, वो भी मार्केट रेट से कम कीमत पर।
इसे कहा जाता है निर्गम कीमत। खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में यह मदद करता है। ये तो बात हुआ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या हुआ? सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। इसमें क्या करती है सरकार किसानों को उनकी फसल बोने से पूर्व ही उनकी कीमत निर्धारित कर देती है, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। साथ ही साथ सरकार गरीब वर्गों के कल्याण के लिए, समाज के गरीब तबकों के लिए बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण की व्यवस्था करती है। उस कम कीमत को, जो कि बाज़ार कीमत से कम कीमत पर, उसे हम निर्गम कीमत कहते हैं, सरकार व्यवस्था करती है और लोगों का भरण पोषण करने की व्यवस्था करती है, खासतौर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अब बात आती है कि जो ये व्यवस्था है, जिसके माध्यम से ये हर व्यवस्थाएँ होती हैं, इसको कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आखिर में कौन सी वाला का नाम है भाई? तो भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा अधिप्राप्त अनाज को, जो अनाज मिला था, उस सरकार क्या करती है? विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से, अर्थात रेगुलेटेड नहीं होते हैं, विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। क्या? अधिप्राप्त अनाज को, जो एक्स्ट्रा, जो हमारे पास एक्सेस अनाज है, उसको सरकार क्या करती है? राशन की दुकानों के माध्यम, कोटे की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या हो गया? कि सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से जो FCI द्वारा प्राप्त अनाज होते हैं, उसे समाज के गरीब वर्गों में वितरण करने की व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। देश भर में देखें तो लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जो कि अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों और कस्बों में स्थित है। राशन की दुकानों में, जिन्हें हम उचित दर वाले दुकान भी कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, इन्हें हम उचित दर वाली दुकानें कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जा कर के यहाँ से चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, यहाँ से सब खरीद सकते हैं, और ये सारे के सारे आपको बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को मिल जाते हैं। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह, यहाँ वर्ड ध्यान देना, परिवार की बात की है, इसकी अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी, ये सब निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब कुछ आगे हम इसमें तथ्यों को पढ़ते हैं। देखिए, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? आपको जानना होगा 3 प्रकार के। एक, निर्धनों में भी निर्धनों के लिए कौन सा कार्ड? अंत्योदय। यहाँ से MCQ बन सकता है। अंत्योदय कार्ड किसके लिए है? तो निर्धनों में भी सबसे निर्धन लोगों के लिए है। निर्धनता रेखा से नीचे के लिए BPL कार्ड। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। और अन्य लोगों के लिए होता है कौन सा? APL, अर्थात एबव पॉवर्टी लाइन, अन्य लोगों के लिए। तो यहाँ से 3 चीज़ें, निर्धनों के लिए, निर्धनों में भी निर्धन के लिए अंत्योदय, AAY के अंत्योदय कार्ड, आम भाषा में लाल कार्ड कहते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL सफ़ेद कार्ड है, और अन्य लोगों के लिए APL पीला कार्ड धारक होता है। ये तरीका होता है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि फ़ोटो में राशन की दुकान है, राष्ट्रीय उत्पादन वितरण योजना, उचित दर राशन की दुकान, सर्कल संख्या 9। यहाँ पर ये लाए हैं महिलाएं अपने राशन की दुकानों को खरीदने के लिए। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है, और क्या, भारत में जो राशन व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई है। बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि है। हरित क्रांति से पहले भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक में, 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित हो की गई। यहाँ पर दिया गया कि 1940 के जो दशक में बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि है, उस दौरान हुआ क्या कि 1960 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई, क्योंकि भारी खाद्य संकट हरित क्रांति से पूर्व 70 के दशक में हमारा राशन, जो हरित क्रांति आई थी उसके पहले बहुत ही भारी खाद्य संकट का सामना हमारा देश कर रहा था। इन गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 1970 के दशक में NSSO, यहाँ से आपको समझना होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। इसके माध्यम से हर 5 वर्ष के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे, इस आधार पर।
इसमें किया गया 70 के मध्य दशक में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में शुरू किया गया, ICDS कहते हैं, ICDS फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? 1975 में। काम के बदले अनाज, यहाँ दे रखा FFW फूड फॉर वर्क 1977-78 में। यहाँ से क्वेश्चन सारे MCQ बनेंगे। ICDS 1975, फूड फॉर वर्क FFW 1977-78। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं। इसको कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स जो अधिकतर कहाँ के क्षेत्रों में है? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का अधिक से अधिक जो हमारा संचालन होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और इसमें भी स्पष्ट रूप से जो घटक हैं वो है खाद्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, ये सब विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, इसमें हमारा दोपहर का भोजन मिड डे मील स्कीम भी बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। अधिकतर जो PAP प्रोग्राम्स हैं वो भी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी करके खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर उनके अंदर किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता को विकसित करते हैं, जिसकी वजह से वो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते, अनाजों को खरीद सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से खाद्य की दृष्टि से किस प्रकार से हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान हमारा अदा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर समझिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान में स्थिति क्या है, किस प्रकार से चल रहा है। यह हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है PDS, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। भारत में यह प्रणाली सबसे पहले किसके लिए थी? सबके लिए, सार्वजनिक थी। बाद में निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच में इसमें कोई सबके लिए थी, इसका मतलब किसी के बीच भेद नहीं करते थे। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के लिए क्या किया गया? संशोधित किया गया, अर्थात शुरू किया गया RPDS और ये शुरू किया गया था 1992 में। कितने ब्लॉक्स में थे इसके? 1700 ब्लॉक में। देश में 1700 ब्लॉक्स में 1992 में इसे शुरू किया गया, जिसे कहा गया संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत बनाने के 1992 में संशोधन किया गया। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य था कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में किस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंचाना है और इससे लाभ पहुंचाना। लक्ष्य पूछेगा RPDS का लक्ष्य क्या है? दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में PDS सिस्टम से लाभ किस प्रकार से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिर शुरू किया गया 1997। इसमें सभी क्षेत्रों में गरीबों की बात की गई। यहाँ पर यह नहीं कि दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में ही गरीबों की, अब इसमें बात की गई सभी क्षेत्रों में गरीबों की बात की गई, को टारगेट करने के सिद्धांत को अपनाया गया। और इसमें सबसे पहली बार, इसमें आपको थोड़ा सा एस्टिमेट खिसक गया, इसमें पहली बार इस सिद्धांत के अंतर्गत TPDS प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई। विभेदक का मतलब हो गया डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। कब? 1997। कौन सी योजना है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS। इसके अलावा 2000 में कुछ और योजनाएं स्टार्ट की गई, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्या था? गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब के लिए। तो वहीं अन्नपूर्णा योजना किसके लिए था? दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ऐसे नागरिक जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, मान के चले मोर देन 70 to 80 ईयर्स, और इनका क्या मिलता था इसके बारे में जस्ट आगे के आपका स्क्रीन पे मैं आपको टारगेट करके दिखाता हूँ क्या है। दरअसल अंत्योदय अन्न योजना को स्टार्ट किया गया था और अन्नपूर्णा दीन वरिष्ठ नागरिकों में 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क होता है।
किसका क्या है, सब चर्चा करेंगे। इन दोनों योजनाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश इस सारणी में दे रखा है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश की अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है, तो कुछ क्षेत्रों में किसानों की सुरक्षा और खासतौर पे आय की सुरक्षा प्रदान की है। तो समझना होगा कि उसने क्या किया, अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने का प्रयास किया गया। आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में हमेशा कीमतों में संशोधन होता रहा ताकि उन्हें किसी प्रकार की खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति से अनाजों की जो उत्पादन की वृद्धि में हर साल योगदान देता गया और इससे कुछ किसानों की आय की सुरक्षा भी प्रदान होती रही। फिर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से कि अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी घटनाएं हो रही। पहला पॉइंट हमारा दे रखा है। एफसीआई के जो भंडार हैं अनाज से भरे हुए हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है, कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा जा रहे हैं। इस आंकड़े में आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजा मानदंडों को अंतर दर्शा दिया है। इसको मैं देखूंगा। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर कि योजनाएं कौन कौन से स्टार्ट की गई थी, टारगेट किसका था, कितना मात्रा था, निर्गम कीमत अर्थात इशू प्राइस कितना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम 1992 तक योजनाएं चली। लक्षित समूह कौन था, सार्वजनिक में सबके लिए था। गेहूं का रेट था ₹2.34 और चावल ₹2.89। आरपीडी से स्टार्ट की 1992 में। टारगेट क्या था, पिछड़े ब्लॉक कितने का, 1700 ब्लॉक। कितना मिलता था, 20 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता था। रेट क्या था, गेहूँ ₹2.80, चावल ₹3.77। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो था हमारा था टीपीडीएस 1997। निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल का बात की गई। 35 किलोग्राम खाद्यान्न था। बीपीएल में गेहूँ 2, चावल 3। एपीएल में गेहूँ ₹6.10, चावल ₹8.30। अंतर काफ़ी ज़्यादा रखा गया था। अंत्योदय अन्न योजना को 2002 में स्टार्ट किया गया था। ये इस बात था निर्धनों में भी सबसे निर्धन के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूँ ₹2, चावल ₹3। हमेशा लगातार इसमें कीमतों में कमी की जाती रही ताकि हम क्या कर सकें। इसमें वो अन्नपूर्णा योजना 2002 में दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न, और कैसा था, ये तो निःशुल्क था। साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 योग्य परिवार, यहाँ पर मतलब कि किया क्या गया, यहाँ पर देखा गया कि कौन कौन से योग्य परिवार है। इसकी एक सर्वे हुआ था उसके माध्यम से, और 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, गेहूँ ₹2, चावल 3, अनाज 1 के माध्यम से यहाँ पर संतुष्ट किया गया। एक और आपको आंकड़ा दिखाते हैं, उसको देखिए। पहले ये आप समझने का प्रयास करिए, इसमें आप देखने का प्रयास करिए। न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर दे रखा है जो कि करोड़ टन में दे रखा है। चावल और गेहूं का मानक दे रखा है। इसमें आप देखेंगे तो एक बफर नॉर्म है जो कि ब्लू कलर में दे रखा है और रेड कलर में एक्चुअल स्टॉक दे रखा है। हमारा जो नॉर्म है जनवरी के मंथ में दे रखा है 214.1 करोड़ टन का, जबकि हमारे पास है कितना एक्चुअल 357.68। देख रहे हैं इतना बड़ा अंतर। 210.4 अप्रैल में, जबकि हमारे पास है कितना 381.04। ठीक है। अब 411 है, 650 है, 307, 542, अर्थात ये हमेशा जितना हमारा मानक है उससे कहीं ज़्यादा हमारी एक्चुअल स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अब थोड़ा समझ लेते अंत्योदय अन्न योजना क्या है। बता चुके हैं कि अंत्योदय अन्न योजना सन दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। कितने लोगों की, 1 करोड़। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सक्षम दर चुना। ₹2 प्रति किलोग्राम गेहूँ, ₹3 प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया।
अनाज की इस मात्रा को अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 25 से 35 किलोग्राम कर दिया गया। जून 2003 और अगस्त 2004 में 50 लाख तक बीपीएल परिवार 2 बार जोड़ गए, अर्थात 1 करोड़ हो गए और 1 करोड़ पहले से थे, अर्थात इस में आने वाले संख्या कितने हो गए? 2 करोड़ हो गया। सब्सिडी क्या होता है, इसे ज़रा समझ लें। सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए दिया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। अभी इसको मैटर थोड़ा सा सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि सब्सिडी हम कैसे से समझ सकते हैं, उसे ज़रा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी सामान को, जैसे हम अधिकतम गैस मान लीजिए खरीदते हैं, मान लीजिए सरकार हमें के पहले क्या करती थी, इस गैस की प्राइस, गैस सिलेंडर की प्राइस हमारी मार्केट में इसकी थी मान लीजिए 1200 रुपये। कितनी थी? 1200 रुपये। इसकी प्राइस 1200 रुपये। लेकिन जब हम इसको बुक कराते थे तो सर कंपनियां हमसे लेती थी कितना, मान के चले केवल 400 रुपये। तो आखिर में ये कंपनियां 800 रुपये का घाटा क्यों सहती थी? दरअसल में ये घाटा नहीं सहती हैं, ये लेंगी 1200 है, ये 800 रुपये की भरपाई कौन करेगा? तो सरकार। तो वही बात बोल रखे, ये जो हमारा देना है सब्सिडी ऐसा भुगतान है जो 800 रुपये सब्सिडी दे रहा है, जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक कौन है? कंपनी को बाज़ार कीमत कितना है? 1200 रुपये, उसकी भरपाई के लिए दे रहा है। 1200 रुपया मार्केट रेट है, मिल रहा है 400 में। सरकार जो उसकी गैपिंग है, मार्केट रेट की भरपाई है 1200, 400 में दिया, अंतर कितने का? 800। तो उस 800 रुपये के अंतर को सरकार फुलफ़िल करती है, किसको? उस कंपनी को, उस उत्पादक को। उसे कहा जाता है सब्सिडी, अर्थात सहायकी। सहायकी से होता क्या है, जो घरेलू प्रोडक्ट उत्पादक होते हैं उनके लिए ऊंची आय का साधन बन जाता है और उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है। अर्थात इसमें होगा क्या, यदि मान के चले कोई यदि यहाँ का लोकल पर्सन होगा, यदि वो कहेगा कि आप इतने कम कीमत में यदि मुझसे बिकवाओगे 400 रुपये में, मेरी लागत ही नहीं आएगी, तो मैं निश्चित तौर पर मैं इस बिज़नेस में नहीं आना चाहूँगा। कोई भी बिज़नेस हो तो सरकार क्या करती है, कहते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा, आप शुरुआत में इस बिज़नेस को स्टैंड करो, खड़ा करो, मार्केट में चलाओ, जितना पर गरीब वर्गों तक इसकी पहुँच को बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, प्राइस जितना कम रख सकते हो रखो। किस सेंस में? आप मत कम करना, हम कम पर बेचेंगे, हम कम पर भिजवाएंगे, लेकिन जो तुम्हारी किसी वस्तु की बनाई गई जो लागत है और मार्केट रेट पर बनाई गई जो लागत, मान के चलिए किसी व्यक्ति के 1000 रुपये आ गया और 1200 में बेचना, 1200 रुपये में मार्केट में बेचना चाहता है, लेकिन 1200 में यदि उस चीज़ को बेचे या उससे बेचेगा तो उससे बेनिफिट होगा, लेकिन मान के चलो कोई कहे 1200 में बेचेगा तो कोई उससे खरीदेगा ही नहीं, तो उसको मार्केट में बिके, उसका प्रोसेस चले, तो सरकार क्या कहती है कि आप उसे लोगों को 600 रुपये में दीजिए। 700 माने 700 में मैंने दिया, 700 में जब देगा तो 500 रुपये कब से घाटा जा सकता है, तो कहा चलो 500 रुपये मैं दे दूँगा। जैसे कभी कभार आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइक खरीदने भर का पैसा नहीं है और बाइक मान ली मेरी 80,000 की है और मुझे ज़रूरत है कि बाइक मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे 80,000 रुपये नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास 40,000 ही है या 50,000, मान ली 50,000 है, ज़रूरत है मुझे खरीदने का। मैंने कहा कि देखो भाई मेरे पास इतना ही, मैं अगर इतना हो सकता है तो ठीक, मैं दे नहीं पाऊँगा। मान ली कि मेरे बड़े भाई ने कहा कि चलो ठीक है 50 का है ना, कंपनी तो घाटा सही नहीं, 80 में ही देगी, चलो 30,000 मैं पे कर दे रहा हूँ। वो 30,000 की भरपाई किया है, अगर वो 30,000 की भरपाई नहीं करता तो मैं कभी खरीद नहीं सकता, मैं उसका उपभोग करता नहीं, मैं उपभोग करूँगा नहीं तो कंपनी बनाकर करेगी क्या, ऐसे खाली सबका पड़ जाएगा। तो कुछ छूट देकर सरकार प्रमोट करती है कि जो भी उत्पादन कर रहा है उसको प्रमोट मिले और उसकी इनकम भी कम ना हो। इनकम कम हो अगर हो जाएगा तो फिर प्रोडक्शन वो करेगा नहीं, उत्पादन करेगा नहीं, उत्पादक नहीं करेगा तो देश में एक प्रकार से मंदी की स्थिति आ सकती है। यही अंतर हमें स्पष्ट करना है। अब ज़रा देखते हैं,
2014 में एफसीआई के पास जो आंकड़ा मिला है वो काफ़ी चावल और गेहूं का जो भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा 65.2 करोड़ टन था, जो कि न्यूनतम बफर स्टॉक से अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा ये शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण की स्थिति में सुधार हुआ है। अनाज वितरण से हालात सुधरे हैं। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है, अर्थात अनडिज़ायरेबल है, और ये बर्बादी भी है अनाजों का। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रख रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत अर्थात एमएसपी को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि लगातार किसान संगठनों के दबाव के चलते सरकारी से प्राइस बढ़ाती रहे और ये किसान समृद्ध होते रहें, वो किसान जिनके पास खेतों का रकबा ज़्यादा है। इस समृद्ध किसान और समृद्ध होते जाएं और बहुत सारी ऐसी फसलें जिनकी सरकार कीमतें तय नहीं करती, एमएसपी जारी नहीं करती है। तो विचार विमर्श ये करना चाहिए, जैसे लगातार वर्धित न्यूनतम समर्थन अर्थात इंक्रीजिंग एमएसपी पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा होता है। इसके अलावा चूँकि खरीदारी हमारे कुछ समृद्ध क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक बंगाल में मुख्यतः 2 ही फसलों गेहूँ और चावल तक सीमित रहती है। एमएसपी में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों की अधिशेष वाले राज्यों को किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है। इससे हुआ क्या है, जिन खाद्य फसलों की एमएसपी मिलती है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मोटे अनाजों को ज़्यादा प्रेफरेंस न देते हुए, ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते, वहाँ पर इसकी खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है और धान और गेहूँ उपजाने का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिल। जबकि मोटे अनाज को देखोगे तो गरीब व्यक्ति का, गरीब लोगों का वही प्रमुख भोजन होता है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण जल स्तर की गिरावट आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखना भी क्या है, खतरा पैदा हो गया। अब आप देखोगे तो न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली भी की अनुरक्षण लागत भी बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया। अब यहाँ पर कुछ और नहीं दे रखा है, इसमें समझने वाली बात है कि NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.5 किलोग्राम के लगभग वर्ष 2005 से 4.5 से घटकर 5.98 किलोग्राम प्रति वर्ष 2011-12 में हो गया था। नगरीय भारत में इसी प्रकार से रेट रहा है, 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 प्रति व्यक्ति। पीडीएस चावल की खपत 4-5 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में 2 गुनी हो गई है, अर्थात इसकी संख्या बढ़ी है। नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह व्यक्ति खपत 2004-05 से भारत के ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोनों में 2 गुनी हो गई। पीडीएस डीलर क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचते हैं, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचते हैं, दुकान को कभी कभार खोलते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको बना करके वो अपने आय को ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ राशन की दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो कि बिक नहीं पाता है। एक बड़ी समस्या साबित हो रही है जब राशन की दुकानों में अनाजों को बेच नहीं पाया जाता। एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है, ये कि पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर निर्धन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूँ आदि वस्तुओं का निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। लेकिन अब जो 3 प्रकार के कार्ड हो गए हैं, बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय अन्न कार्ड वाला, उससे बड़ी संख्या में लोग दुकानों से, राशन की दुकानों से अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। पहले उनका कोटा निश्चित था, इसमें निम्न आय वर्ग के परिवार भी शामिल थे, जिनका आय निर्धनता रेखा से नीचे परिवार की आय से थोड़ी सी अधिक थी। अब तो 3 भिन्न कीमतें वाले हो गए हैं, वही मतलब एपीएल, बीपीएल, लाल कार्ड धारक, अंत्योदय अन्न योजना। और किसी में बहुत कम छूट मिल रहा है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची जितने खुले बाजार में, इसीलिए राशन की दुकानों से इन चीज़ों को खरीदने के लिए कम प्रोत्साहन मिलता है। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात है, वो आता है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। आप देखोगे तो भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां करती क्या है, निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए
कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। सहकारी समितियाँ अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलजुल करके बनाएंगे एक सोसाइटी। यहाँ पर क्या किया जाता है, निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकान खोले जाते हैं। उदाहरण, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादकों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। तो दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल, इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराया। इसी प्रकार से आप देखोगे तो महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। जो ADS है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, NGO के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करता है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ADS की कोशिश से रंग ला रही। ADS जो अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है ADS को। इस प्रकार से होता क्या है कि पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जाता है। तो आप देखोगे कि ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ये अनाजों को भर रहे हैं, सहायिका सब्सिडी बढ़ा चुके हैं, ये सारे के सारे इसको देख लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम IFS इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया 2013 के अनुसार। 2013 के सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण परिवारों को और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वो किया गया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से मन लगा के पढ़िए।